Hello learners, welcome to the world of Unfold.eu, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your own mathematics mentor. आई होप आपने लास्ट ट्यूटोरियल्स को अच्छे से वॉच आउट कर लिया होगा, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन. बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक मीन के लिए. सो उसको अच्छे से कीजिए, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देन ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर मूव ऑन करिए. सो स्टार्ट करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली होता क्या है? तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बेसिकली क्या है? व्हेन द थ्री क्वांटिटीज आर इन जीपी, अगर तीन क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास जीपी में होंगी, देन द मिडिल वन इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन. तो जो मिडिल वन होगी उसे हम बेसिकली क्या कह देंगे? ज्योमेट्रिक मीन कह देंगे. जैसे कि हमने अरिथमेटिक मीन में कहा था, व्हेन द थ्री क्वांटिटीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक मीन. वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज है. अगर तीन क्वांटिटीज है हमारे पास, लेट अस सपोज एनी ए, बी एंड सी, तो हम क्या बोल देंगे? अगर वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उनकी जो मिडिल टर्म होगी दैट इज बी, उसे हम क्या बोल देंगे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू टर्म्स ए एंड सी. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? फिर से वही चीज. अगर ए बी सी मेरे पास कोई भी थ्री क्वांटिटीज है एज अभी मैंने बताया, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी को हम बोल देंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी. तो उसको हम किसी से डिनोट कर देंगे? बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी. अब ये जो चीज है वो हमारे पास बेसिकली आई कैसे है वो ध्यान से देखते हैं. हमने कहा कि ए बी सी जो है इट इज इन जीपी. अगर ये जीपी में है तो हमने जीपी की प्रॉपर्टीज में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई तीन टर्म्स ए बी एंड सी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो वहां पर एक रिलेशन होता है. वो क्या? कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए सी के इक्वल होता है. तो अगर बी स्क्वायर जो है वो ए सी के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी? रूट ऑफ ए सी बन जाएगी. तो देखो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई. बी की वैल्यू अपने पास क्या चीज आ गई? रूट ऑफ ए सी आ गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. अगर लेट इफ n टर्म्स आर इंसर्टेड, अगर हम क्या करें? n टर्म्स इंसर्ट करें किन्हीं भी दो टर्म a एंड b के बीच में इन सच अ वे दैट वहां पर होगा क्या? ध्यान से देखो. a g1 g2 g3 सो गोज ऑन gn कॉमा b. हमने कहा n टर्म्स, देखो ये n टर्म्स हमने a और b के बीच में इंसर्ट की हैं, और हमने क्या कहा कि अगर जो ये टर्म्स इंसर्ट की गई हैं ए और बी के बीच में, अगर ये सारी मिलकर क्या बना दे? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दे, देन वहां पर हमारे पास क्या चीज होगी? ध्यान से देखते हैं. हमें पता है जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होता है ए एन, जो किसके इक्वल होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन. इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे पास बन रही है या ये प्रोग्रेशन जो हमारे पास बन रही है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें मेजर टारगेट यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि हमें पता है जो जनरल फॉर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड सो गोज ऑन होता है. तो यहाँ पर जो बेसिक चीज होती है वो ये कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ आपको पता होगी, आपको कॉमन रेशियो यहाँ निकालनी होगी, क्योंकि G1 G2 G3 की वैल्यू निकालने के लिए R दैट इज कॉमन रेशियो आपको पता होना चाहिए. तो देखो हमारे पास क्या चीज होगी? an जो है वो हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस वन. स्टार्ट करते हैं b के साथ. ध्यान से देखो, b जो b है हमारे पास बेटा वो कौन सी पोजीशन पर है? ध्यान से देखते हैं. बीच में हमारे पास n टर्म्स है, a को मिलाकर n प्लस वन. तो b कौन सी पोजीशन पे बैठा है? n प्लस टूथ पोजीशन पे बैठा है. इसका मतलब an की जगह मैं b लिख सकती हूँ, a की जगह पे a ही रहेगा, r रहेगा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म. ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म थी? ये n प्लस टूथ नंबर ऑफ टर्म थी. तो n की जगह जब मैं n प्लस टू डालूंगी तो n प्लस टू माइनस वन कितना बन जाएगा? n प्लस वन बन जाएगा. तो देखो a r n प्लस वन बन गया हमारे पास. फर्दर चलते हैं. यहां से मैं कॉमन रेशियो r निकाल सकती हूँ. वो किस तरीके से? a को इस साइड से इस साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं. तो r बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? b बाई a के इक्वल हो जाएगा. तो r की जो पावर थी n प्लस वन, उसे भी हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो वहां पर हमारे पास क्या चीज हो जाएगी? r जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? b बाई a की होल पावर वन बाई n प्लस वन. तो मैं से और ढंग से लिख देती हूँ. देखो इस तरीके से हमसे लिख सकते हैं b बाई a की होल पावर वन बाई n प्लस वन. दिस बेसिकली डिनोट्स द कॉमन रेशियो r. ये कॉमन रेशियो है हमारे पास r. तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? तीन चीजें पता होनी चाहिए. वो क्या क्या? b पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए. तो देखो हमारे पास क्या चीज हो जाएगी? जो G1 है उसे हम AR लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो जनरल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो पढ़ी थी कि फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, सेकंड को AR बोलते हैं.
तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये A है तो G1 क्या होगा, AR होगा, और R की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है वो क्या है, B/A की होल पावर 1/n+1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो G1 अगर AR के इक्वल है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, G1 विच इज इक्वल टू AR। R कॉमन रेशियो निकाल चुके हैं हम। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, B/A की होल पावर 1/n+1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, B/A की होल पावर 1/n+1। सिमिलरली G2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। G2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, AR²। तो देखो G2 हो जाएगा AR²। सो बेसिकली इसे कैसे लिख सकते हैं, A और R की वैल्यू हमें फिर से पता है, B/A की होल पावर 1/n+1 है। अच्छा ये तो R की वैल्यू है, बट यहाँ पे R का स्क्वायर है। अगर R का स्क्वायर है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पावर है इसके साथ में क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगी। सो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, A, देखो A रहेगा B/A की होल पावर 2/n+1। तो ये G2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली G3 की वैल्यू आ जाएगी। G3 की वैल्यू में क्या चीज हो जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ट्वाइस की जगह पर क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, मतलब 3/n+1। एंड सो गोज ऑन करते 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 हम लास्ट Gn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो थी AR की पावर n। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं Gn को बनाना चाहूं तो ये क्या बनेगा, AR की जगह पे क्या हो जाएगा, B/A की पावर 1/n+1 था तो उसके पावर n थी, तो ये क्या बन जाएगा, n/n+1। तो देखो कुछ इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी। तो हम इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द कॉमन रेशियो जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो था B/A की होल पावर 1/n+1, उसकी हेल्प से n ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमने इंसर्ट किए थे वो हम निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास क्या चीज है, द प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स, हाँ जी हमने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था, द सम ऑफ द n अरिथमेटिक मीन्स जो है वो किसके इक्वल होता था, वो होता था n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स, प्रोडक्ट करेंगे हम किस चीज का, n ज्योमेट्रिक मीन्स का। n ज्योमेट्रिक मीन्स कौन कौन से, G1 को मल्टीप्लाई करेंगे G2 से, मल्टीप्लाई करेंगे G3 से, एंड सो गोज ऑन किसके साथ, Gn। सो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं G1 G2 G3 सो गोज ऑन Gn की मल्टीप्लिकेशन की, कि ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, nth power of the single geometric mean। What is the single geometric mean? Single geometric mean अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसे बोलते हैं single geometric mean, that is G, that is equal to square root of AB। ये है single geometric mean जो किन्हीं दो नंबर का हम निकाल सकते हैं, मतलब G जो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ AC, अगर दो नंबर लिए हैं A और C, अगर दो नंबर लिए हैं AB तो वो क्या हो जाएगा, G is equal to square root of AB। ठीक है, दो नंबर याद रखना, अगर कोई भी दो नंबर हम लेते हैं और हम बोले उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर बताओ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, G विच इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या चीज होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स इज नथिंग बट इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज का जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट इज G विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB, ये उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब G की पावर n के इक्वल हो जाएगा। अब आप इस चीज को फाइंड आउट भी कर सकते हो किस तरीके से, अगर यहाँ प्रोडक्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, वैल्यूज उठा लेती हूँ, कौन कौन सी, जैसे हमें बोला गया था प्रोडक्ट निकालो तो G1 G2 G3 सो गोज ऑन, Gn अगर हमारे पास है तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, G1 की वैल्यू हमें पता है वो है AR, तो मैं इसे AR लिख सकती हूँ, फिर इसे AR का स्क्वायर लिख सकती हूँ, फिर AR का क्यूब, सो गोज ऑन करते करते AR n लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, मैंने यहाँ पर देखो AR स्क्वायर AR क्यूब AR n लिया, अब A कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा A की पावर n। फिर से देखते हैं R जो है बेस देखो सेम है तो पावर्स जो है वो एड अप हो जाएंगी, तो यहाँ पे पावर्स जो है मेरे पास वो क्या बन जाएंगी, R की पावर बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस सो गोज ऑन प्लस ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, इसे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, लेट अस सपोज मैं इसे इस तरफ को प्रूफ कर देती हूँ। ठीक है, देखो जो हमने पावर्स अभी किया, R की जो पावर हमारे पास बन रही थी वो देखो हमारे पास क्या क्या आ रही थी, हमारे पास आ रहा था, मैं इस चीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, G1 G2 सो गोज ऑन Gn जो है वो हमारे पास आ गया A की पावर n, और फर्दर हमारे पास क्या आ गया,
आर की पावर 1 + 2 + सो गोज ऑन प्लस ऑफ n आ गया। अच्छा फिर से देख लेते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं, r हमारे पास है 1 + 2 + 3 + सो गोज ऑन अप टिल n। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, n × n + 1/2 के इक्वल हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, अब हमारे पास है a की पावर n, r की पावर n × n + 1/2। क्या कॉमन रेशियो r की वैल्यू हमें पता है इन टर्म्स ऑफ b/a? बिल्कुल पता है। क्या पता थी, ध्यान से देख लेते हैं। कॉमन रेशियो r जिसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, वो थी b/a की होल पावर 1/n + 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस वैल्यू को उठाकर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो देखो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा a की पावर n, कॉमन रेशियो की जगह पे क्या आ रहा है, b/a की पावर 1/n + 1 की होल पावर n/n + 1/2। अब फटाफट से जो चीज यहाँ पे कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। n + 1 से देखो n + 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अपने पास a की पावर n और b/a की पावर n/2। फिर से देख लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे क्या चीज हो सकती है, पावर अलग अलग कर देते हैं। a की पावर n हो जाएगा, b की पावर n/2 हो जाएगा और a की पावर n/2 हो जाएगा। अब बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब a जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर n - ऑफ n/2 हो जाएगा, b की पावर n/2 हो जाएगा। सो बेसिकली ये बन जाएगा a की पावर n/2, b की पावर n/2। और इसे क्या बोल सकते हैं, a की पावर ½ b की पावर ½ की होल पावर n, और इसे क्या बोल सकते हैं, √ab की पावर n बोल सकते हैं। तो √ab क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, किसका, दो नंबर्स का, कौन कौन से, a एंड b। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, g की पावर n हो जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने इस चीज को प्रूव किया है। मैंने क्या बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स इज नथिंग बट इक्वल टू द nth पावर ऑफ दिस सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरीके से देखो मैंने इस चीज को प्रूव किया। आपको ये याद रखने की भी जरूरत है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है विद इन सेकेंड्स कर सकते हो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो g की पावर n के इक्वल होगा। सो आई होप आपको ज्योमेट्रिक मीन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन्स या फिर फाइंड द 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 27। 1 and 27 की विद इन जो है हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे, 27 यहाँ पे लिख देंगे। 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बोला है तो हम G1 लिख देते हैं, G2 लिख देते हैं, G3 लिख देते हैं, G4 एंड G5। ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि कॉमन रेशियो जो है r, उसकी वैल्यू जो है वो हमने क्या लिखी थी, तो r हमारे पास किसके इक्वल होता था, वो होता था b/a की होल पावर 1/n + 1। सो आई होप आपको याद रहा हो कि कॉमन रेशियो होता था b/a की होल पावर 1/n + 1। तो मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से करके बताऊंगी फिर से, एक विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला और एक जनरल। तो सबसे पहले जनरल कर लेते हैं। जनरल में हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। सबसे पहले हम जनरल वे से कर लेते हैं, इसे सेकंड वे में हम कर लेंगे। तो जनरल देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज ये हमारे पास a होगा, ये हमारे पास ar होगा, ये हमारे पास ar² होगा, ये ar³ होगा, ये ar4 होगा, ये ar5 होगा और ये हमारे पास ar6 होगा। तो आई होप आपको पता हो ये मैं किस तरीके से लिख रही हूँ कि ये a है, ये ar है, ar², ar³, ar4, ar5 एंड ar6 हो जाएगा। फिर फर्दर देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 27 के साथ। 27 के साथ कैसे, हमें पता है an जो है वो इक्वल होता है ar की पावर n - 1 के। तो हम लास्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 27 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 27 जो है वो बेसिकली हमारे पास कौन सी टर्म है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी टर्म है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th टर्म है। तो बेसिकली n यहाँ पर हमारे पास 7 हो जाएगा, तो ar7 - 1 हो जाएगा। मतलब 27 किसके इक्वल हो गया, ar की पावर 6 हो गया। a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो a यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो r की पावर 6 जो है वो हो जाएगा 27। तो देखो हमारे पास r की पावर 6 जो है वो यहाँ पे वैल्यू आ गई, इट इज नथिंग बट 27। तो r बेसिकली 6 जो है वो 27 हो गया। इसको हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस चीज की, हमें क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, हमें r निकालना था, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, g = ar निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज देखते हैं, जो g है वो हमारे पास ar, दैट इज G1 जो है वो ar के इक्वल है। तो G1 जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, a
आर, आर देखो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, आर मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 27 की पावर 1/6। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और बाहर हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/6। तो इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 1/6, 3 1 3, 3 2 6, मतलब आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो G1 की वैल्यू हो जाएगी a, r की जगह पे हो जाएगा √3, मतलब ये वैल्यू जो है मेरे पास क्या बन जाएगी, √3। तो G1 की वैल्यू देखो मेरे पास क्या चीज आ गई, √3। सिमिलरली G2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। G2 मेरे पास क्या हो जाएगा, a r का स्क्वायर है मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a की जगह 1, √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया। तो G2 की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। सिमिलरली हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या, G3 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वो था a r का क्यूब, a की जगह 1 हो जाएगा, r की जगह पे, हाँ जी r की जगह पे हमारे पास था √3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे देखो हम कैसे लिख सकते हैं, √3 की पावर 3 है, मतलब इसे लिख सकते हैं हम 3√3। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, G4 निकालना है, G4 का मतलब AR की पावर 4 हो जाएगा, मतलब √3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √3 की पावर 4 मतलब 9 हो जाएगा। सिमिलरली G5 निकालना था, तो G5 हो जाएगा AR की पावर 5, मतलब ये बन जाएगा √3 की पावर 5, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 9 ऑफ √3। तो देखो मेरे पास आंसर जो है वो किस किस तरीके से आ गया। G1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, देखो G1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वो थी AR, मतलब G1 की वैल्यू मेरे पास आ गई √3। G2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। सिमिलरली G3 की वैल्यू मेरे पास हो गई 3√3। नेक्स्ट G4 की वैल्यू मेरे पास हो गई 9 एंड G5 की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 9√3। सो दीज आर आवर फर्स्ट 5, बेसिकली फर्स्ट नहीं बोलेंगे, 5 बोलेंगे। दीज आर आर 5 ज्योमेट्रिक मीन्स दैट आर लाइंग इन बिटवीन 1 and 27। ये तो मैंने किया जनरल कॉन्सेप्ट के साथ। अब आप इसी चीज को जनरल कॉन्सेप्ट की जगह पे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला भी कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा, जो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला था b/a की होल पावर 1/n+1। तो देखो उसकी हेल्प से आप कॉमन रेशियो किस तरीके से निकाल सकते थे, तो मैं वो करके आपको दिखा देती हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास फॉर्मूला था कॉमन रेशियो r का। कॉमन रेशियो r जो है वो किसके इक्वल थी, वो थी b/a की होल पावर 1/n+1। तो कॉमन रेशियो देखो हमारे पास कैसे आ जाएगी। ये सब हमें करने की जरूरत नहीं थी फिर कि लास्ट टर्म उठाओ, जनरल कॉन्सेप्ट बनाओ, ये करने की जरूरत नहीं थी। कॉमन रेशियो का आंसर सीधा फॉर्मूला से फाइंड आउट हो सकता था। तो देखो वो कैसे था, ये मैं सेकंड वे आपको बता रही हूँ, ये मैंने जनरल कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट वे करके बताया था। तो कॉमन रेशियो की जगह b की वैल्यू क्या थी बेटा, फटाफट से देखो 27, इट इज नथिंग बट 27 डिवाइडेड बाय a की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, इट इज नथिंग बट 1, ये 1 था हमारे पास, की होल पावर 1/n+1। यहाँ पे जो n है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे n का मतलब द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यहाँ पे n का मतलब है द नंबर ऑफ द टर्म्स दैट यू हैव इंसर्टेड इन बिटवीन द टू टर्म्स। जो दो टर्म्स के बीच में आपने नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट की हैं वो कितनी है। तो हमने कितनी टर्म्स इंसर्ट की थी, 5 टर्म्स इंसर्ट की थी। तो देखो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 + 1 देखो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 27 की पावर 1/6 हो जाएगा। मतलब कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा, 27 इज नथिंग बट 3 की पावर 3 की होल पावर 1/6। तो कॉमन रेशियो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज निकल कर आ गई, √3। तो देखो मैंने यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है वो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला जो मैंने पीछे डिराइव किया था उसकी हेल्प से निकाल लिया। उसमें मुझे ये कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ईदर यूजिंग दिस वे और यूजिंग दिस वे। कॉमन रेशियो कहीं से भी निकल कर आ सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि मैंने फर्स्ट केस में कॉमन रेशियो कैसे निकाला है और सेकंड में कैसे निकाला है। आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज दोनों से आंसर हमेशा सेम रहेगा, चाहे इस वे से निकालो चाहे इस वे से निकालो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 25। कहता है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किस चीज का, 4 and 25 का। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज हैं, सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम फटाफट से अप्लाई कर देते हैं। वो क्या, हमें पता है जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, √AB, जहाँ पे a होती है फर्स्ट टर्म, b होती है सेकंड टर्म। लेट अस सपोज ये फर्स्ट टर्म थी तो ये a होगा, ये b होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √A मतलब 4, b मतलब 25। तो g जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √100। मतलब आंसर जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा,
10 हो जाएगा। इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन है 4 and 25 का, वो मेरे पास किसके इक्वल है? इट इज नथिंग बट 10 के इक्वल है। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन्स के बेटा क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी टाइप के हमारे पास आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसमें हम कॉमन रेशियो किस तरीके से निकाल रहे हैं, या उनका प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से निकाल कर उन्हें क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर लगा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही रिजल्ट अच्छा रहेगा, उतना ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा ट्यूटोरियल अच्छे से क्लियर हुआ हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, साइनिंग ऑफ।